नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक दिन में बीते कल के दिन में भारत के बाज़ार से 7 लाख करोड़ रुपए गायब हो गए। रुपया इतिहास के सबसे कमज़ोर स्तर पर पहुंच गया बीते कल के दिन। बीते कल के दिन तेल महंगा, खाद्य संकट में और आने वाले महीनों में दाल, चावल, दूध, दही, सब्जी सब महंगी हो सकती है। तो क्या आप इस बात को मानेंगे कि हमारा ये देश एक बड़े आर्थिक तूफान के दरवाजे पर खड़ा है, दहलीज पे खड़ा हुआ है, और इस तूफान की मार में कोई अडानी, कोई अंबानी या कोई बड़े बड़े नेता नहीं आने वाले इस तूफान की चोट पर। इस तूफान के द्वारा दी गई चोट पड़ेगी आम नागरिक के ऊपर। दोस्तों, बीते कल के दिन 18 मई 2026 को सोमवार को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक संकेत छोड़ गया है। बीता कल का दिन सेंसेक्स धड़ाम हुआ, निफ्टी धड़ाम हुआ, रुपया धड़ाम हुआ, और सबसे डरावनी वाली बात यह है कि ये सिर्फ शुरुआत है। जी हाँ, मुसीबत का असली तांडव बाकी है। ये एक ट्रेलर था जो बीते कल के दिन हमने देखा। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर बाजार क्यों टूटा, इसके पीछे की वजह क्या है, और आखिरकार अमृतकाल को हम लोग एंजॉय कर रहे हैं फिर नहीं कर रहे हैं तो किस रूप में कर रहे हैं। सोचिए, रुपया 100 रुपये प्रति डॉलर की तरफ क्यों बढ़ रहा है, इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। और इसके अलावा तेल, गैस और खाद्य का संकट कितना भयावह हो सकता है, कितना भयानक हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात होगी कि इसका असर आपकी, हमारी जेब और रसोई पर कितना बड़ा पड़ने वाला है। तो बस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो बातें होंगी वो सीधे आपके खर्चे, नौकरी, खेती और भविष्य से जुड़ी होंगी। तो इसलिए आपको ये वीडियो प्लीज़ अंत तक जरूर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, सोमवार यानी कि बीते कल के दिन सुबह जैसे ही शेयर मार्केट ओपन ही बाज़ार खुला, ऐसा लगा जैसे किसी ने भारतीय फाइनेंशियल मार्केट के नीचे से ज़मीन खिसका दी हो। और अगर किसी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, सोचिए कितना बुरा हाल होगा उस इंसान का, फिर उस मार्केट का। सेंसेक्स 1000 अंक तक टूट गया, निफ्टी 23,400 के नीचे चला गया। सिर्फ कुछ घंटों में निवेशकों के लगभग 7 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। जी हाँ, 7 लाख करोड़ रुपए। सोचिए, 7 लाख करोड़ रुपए मतलब कई राज्यों का सालाना बजट, लाखों नौकरियां, करोड़ों लोगों की बचत होती है। और ये सिर्फ शेयर बाजार की कहानी नहीं है, असली खतरा वहाँ शुरू होता है जहाँ आम आदमी की ज़िंदगी जुड़ी होती है। क्योंकि इसी दिन रुपया भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया। डॉलर के मुकाबले करीब 96.2 रुपीज़ का $1 हमको आज के समय पर मिल रहा है। और ध्यान रखिए दोस्तों एक बात और, कि शेयर मार्केट में मैक्सिमम जो पैसा लगा होता है वो एक आम जनता की एक सेविंग होती है। उन्हें उम्मीद होती है कि शेयर में पैसा लगाऊंगा तो मुझे रिटर्न अच्छा मिल जाएगा। जो मुझे बैंक ब्याज देता है मेरी सेविंग अकाउंट के ऊपर, शायद उससे अधिक मुझको मुनाफा होगा। सोचिए, 7 लाख करोड़ रुपए में एक बहुत बड़ा हिस्सा एक गरीब आदमी का, एक आम व्यक्ति का भी था। रिटर्न में उसको क्या मिला? एक बहुत बड़ा नुकसान बीते कल के दिन। और दोस्तों, इतिहास में पहली बार बीते कल के दिन रुपया इतना कमज़ोर होता हुआ हमको दिखाई दिया है। और याद रखिएगा, जब रुपया कमज़ोर होता है तो सिर्फ करेंसी नहीं गिरती है, आम आदमी की खरीदने की ताकत भी गिरती है। अब बहुत लोग सोचते हैं कि भाई डॉलर महंगा हो गया तो मेन्यू की हमारे देश को क्या फ़र्क पड़ता है। जी हाँ, फ़र्क पड़ता है। हम कोई भी चीज़ बाहर से इंपोर्ट करते हैं, अपने देश में मंगवाते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई मोबाइल भी आ रहा है तो वो मोबाइल हमने दिया भले ही अपनी करेंसी दे करके है, इंडियन रुपीज़ दे करके, लेकिन जो बाहर से माल आया ना, हमारे पास तक मोबाइल जो आया था, बड़े बड़े जो कार्टून आए थे, उसकी पेमेंट करी है दोस्तों कंपनियों ने या फिर हमारी सरकार ने वो करी है, और डॉलर के अंदर। क्योंकि डॉलर दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय करेंसी है व्यापार की, उनको हमारे रुपीज़ से मतलब नहीं है, उनको चाहिए डॉलर। अब ध्यान से सुनिएगा कि भारत बाहर से क्या क्या खरीदता है। कच्चा तेल बाहर से आ रहा है, 85% क्रूड ऑयल हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, उसके बदले हम उसे क्या दे रहे हैं? डॉलर। और डॉलर हमारे देश में प्रिंट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, हमको दूसरे देशों से ख़रीदना पड़ता है। अगर डॉलर महंगा होगा तो हमको ज़्यादा रुपीज़ उसको पे करनी पड़ेगी, उसके बदले हम उससे लेंगे डॉलर, और इस डॉलर का इस्तेमाल हम लोग करेंगे इन तमाम सामानों के खरीदने के लिए। जैसे गैस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मोबाइल पार्ट्स हो गया, मशीनरी हो गई, खाद्य यानी कि फर्टिलाइज़र हो गया, उसमें खेत में इस्तेमाल होने वाले जो केमिकल होते हैं वो तक हम लोग परचेज़ करते हैं डॉलर के अंदर। इन सब की पेमेंट किस में होती है? डॉलर में होती है। बल्कि जो अपने डिफेंस जो उपकरण होते हैं वो भी हम लोग खरीदते हैं डॉलर में। सोचिए कितना महंगा अमाउंट वो होता है जो हमको डॉलर में खर्च करना पड़ता है। मतलब पहले अगर $1 खरीदने में 83 रुपये लगते थे, अब लगभग 96 रुपये लग रहे हैं।
और हमारा ध्यान रखिएगा, जो हमारा मुद्रा भंडार है, विदेशी मुद्रा भंडार काफ़ी सीमित है, यानी कि वही सामान खरीदने के लिए भारत को ज़्यादा रुपया खर्च करना पड़ेगा। और हमारा मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार पहले से काफ़ी कम है, लगातार वो कम पे कम हो रहा है। तो हम बाय कैसे करेंगे आने वाले समय में? सोचिए, अगर हमको बाय करना है तो हमको रुपीज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर के अंदर, और डॉलर इतना महंगा हो चुका है और रुपीज़ हमारे देश के अंदर काफ़ी सीमित है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पे मशीन है तो हम जितना मर्जी छाप लेंगे। नोटों को छापने का भी क्राइटेरिया होता है। अब इसका सीधा असर किस पर पड़ेगा? इसका सीधा असर पड़ना भी स्टार्ट हो चुका है, यानी कि वही सामान खरीदने के लिए भारत को ज़्यादा रुपये अगर खर्च करने पड़ रहे हैं, ज़्यादा रुपये खर्च मतलब सामान सारा महंगा होगा, इसका बर्डन आम जनता के ऊपर आएगा। मतलब कि पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, मोबाइल महंगा, एसी, टीवी, लैपटॉप सब महंगा। सो गैस, विदेशों में पढ़ाई महंगी, विदेशों में घूमना महंगा, और सबसे बड़ा असर होगा महंगाई के तांडव के ऊपर, महंगाई के ऊपर। सो गैस, रुपया अगर कमज़ोर होता है तो बाज़ार में हर चीज़ धीरे धीरे अमीरों की नहीं बल्कि गरीबों की दुश्मन बन जाती है। बाइंग कैपेसिटी गरीबों की कमज़ोर हो जाती है। अडानी, अंबानी या फिर नेता को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, फ़र्क पड़ेगा आम जनता को। सो बस कल के बाद अब सबसे ख़तरनाक चर्चा पता है क्या चल रही है? क्या रुपया 100 रुपये प्रति डॉलर के पार पहुंच जाएगा? पहुंच सकता है, बिल्कुल पहुंच सकता है। अभी वर्तमान में हमारे विश्व गुरु की कंडीशंस यही चल रही है, अमृतकाल के दौर में यही चल रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो मामला सिर्फ नंबर का नहीं रहेगा, 100 जाएगा, 150 जाएगा, 200 जाएगा। जी हाँ, ये निवेशकों के भरोसे का संकट बन सकता है। जो फॉरेन कंट्री के जो निवेशक हमारी कंट्री में निवेश कर रहे थे, जिनको रिटर्न काफ़ी कम मिल रहा है, काफ़ी लंबे समय से जो फॉरेन कंट्री के लोग जो हमारे देश में निवेश करते हैं वो लेके आते हैं डॉलर, तुम्हारा विदेशी मुद्रा भंडार जो था वो बढ़ जाता है। मतलब कि जो हमारे जैसे मान लीजिए सेंटेक्स है छत के ऊपर, उसमें पानी की जगह भर रखा है डॉलर। ये विदेश से लोग आते हैं यहाँ पर, ठीक है, अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं कंट्री के अंदर, तो यहाँ पे हमारा ये मुद्रा भंडार लगातार बढ़ जाता है। या फिर अगर हमारा देखेंगे, अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हम उनसे लेंगे वहाँ से डॉलर, क्योंकि हमको भी चाहिए डॉलर। अब हमारा क्या है कि एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट हमारा अधिक हो रहा है। तो विदेशी मुद्रा भंडार का जो सिंटैक्स है, ऊपर जो टंकी लगी हुई है घर के ऊपर, वो अब कम पे कम होती जा रही है। मतलब कि टैप लगातार खुल रहा है, लगातार सामान आ रहा है, सिंटैक्स लगातार खाली हो रहा है, लेकिन भरने का कोई ऑप्शन सब खुल नहीं रहा है, क्योंकि विदेशी निवेशक हमारे देश से लगातार अपना पैसा निकाल रहे हैं। निकालना उन्होंने शुरू कर दिया है काफ़ी हद तक। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि इंडिया में उनको रिटर्न काफ़ी कम मिलेगा। जबकि आज के टाइम पर कुछ कंट्री ऐसी हैं जो रिटर्न कम से कम 45 से 50% दे रही हैं, बट हमारा इंडिया मात्र दे रहा है उनको 3 से 9% के आसपास। तो वो कहाँ पैसा इन्वेस्ट करेंगे? सोचिए एक बार, अगर आपके पास में 4-5 लाख रुपये है, आपको एफडी करवानी है, तो कौन से बैंक में करवाएंगे एफडी? उस बैंक में जो आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट देगा, या फिर उस बैंक में जो आपको कम इंटरेस्ट देगा? कॉमन सी बात है, जो आपको ज़्यादा मुनाफा देगा, ज़्यादा इंटरेस्ट देगा आपकी एफडी के ऊपर, आप वहाँ करवाओगे ना अपनी एफडी। तो यही मान लीजिएगा, निवेशकों की भी एक तरह से क्या होती है, इन्वेस्टमेंट एक तरह की एफडी होती है, जहाँ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा, उनको रिटर्न मिलेगा, वहीं वो पैसा लगाएंगे। सिंपल सी कहानी ये है। सो गाइस, अब क्या हुआ, बीते एक दिन बाजार बहुत बुरी तरीके से गिरा है, जो एक बहुत बड़ा संकेत है कि निवेशक हमारी कंट्री से पैसा अपना एग्जिट करने वाले हैं। जी हाँ, डॉलर अगर और महंगा होता है, रुपया और कमज़ोर होता है, यानी कि एक खतरनाक चक्र शुरू हो जाएगा, और इस चक्र से बाहर निकलना हमारे विश्व गुरु के बस की शायद अभी इतनी बात नहीं है। आप सोचिए, कोविड के समय पर क्या हुआ था? स्वास्थ्य विभाग हमारा चरमरा गया था, लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए बुरी तरीके से तरस रहे थे। उस समय इस विश्व गुरु की असलियत सामने आई थी कि हम इतने कैपेबल हैं नहीं जितना कैपेबल हमको आंकड़ों में या फिर दिखाया जा रहा है। इनके जुमलों के अंदर हम विश्व गुरु बन चुके हैं, हमारा डंका पीटा जा रहा है, सब देश में हमारी वाहवाही हो रही है, ठीक है, हम अमृतकाल को एंजॉय कर रहे हैं, अमृतकाल अभी हमारा चल रहा है। असली हकीकत उस दिन ये निकली थी कि गरीब लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहे थे, प्रॉपर इलाज नहीं मिल पा रहा था, और जिनकी बॉडी कोविड की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से एक्सपायर हो रही थी, उनको दाह संस्कार करने के लिए उनके अपनों को शमशान घाट के अंदर लकड़ी नहीं मिल पा रही थी। लोग अपनों की बॉडी को ऐसे ही नदी में प्रवाह कर रहे थे, कपड़े में लपेट करके। वो मंजर तो आपको याद होगा ना। उस संकट से हमने कुछ खास नहीं सीखा। हमको ऑक्सीजन सिलेंडर के प्लांट अपने स्थापित करने चाहिए थे। जब संकट आया उसके बाद हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया, और हमको काफ़ी लंबे समय से हमको पता है कि हम 85% क्रूड ऑयल अपने देश के अंदर इंपोर्ट करते हैं। तो हमने अपना जो क्रूड ऑयल का जो स्टोरेज है वो हमने इंक्रीज़ क्यों नहीं करा? बाकी देशों के पास में क्रूड ऑयल का स्टोरेज काफ़ी बड़ी मात्रा में है, बट विश्व गुरु के पास में इतना सा है।
हमारे जो विश्व गुरु के बाबूजी हैं, जो पीएम मोदी जी हैं, उनको इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए था। अब कुछ लोग बोलेंगे पीएम मोदी जी कितना काम करेंगे, भाई वो 24-24 घंटे काम करते हैं, क्या वो काम करते रहेंगे? सोचिए। अब इस पर जिसका भी जो मंत्री है, हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं, उनको ध्यान देना चाहिए था। चलिए, क्यों नहीं दिया? इसलिए दोस्तों, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री है, वो वहाँ की सरकार अपनी जनता को सपोर्ट कर रही है। वहाँ पे वो कंट्रियाँ पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ा रही हैं, डीजल के प्राइस नहीं बढ़ा रही हैं, बल्कि वहाँ की सरकार जनता को सपोर्ट कर रही है, बल्कि इसके दाम को थोड़ा सा कम कर रही हैं। और हमारे बाबूजी आते हैं, सारी अपील कर देते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा करो, वैसा करो। बाकी कंट्री के किसी भी प्रेसिडेंट ने या फिर किसी भी पीएम ने अपनी जनता से इतनी तगड़ी अपील नहीं करी जितने इस विश्व गुरु ने कर दी है कि आप खाने के तेल का कम इस्तेमाल करो। खाने के तेल तक में हमारी रोक लग चुकी है। सोचिए, थिंक अबाउट इट। क्या सच में आप भी इस अमृतकार को एंजॉय कर रहे हो? वीडियो को पॉज करके अपनी राय आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आता हूँ फिलहाल वापस टॉपिक की तरफ, मतलब संकट की तरफ। एक बात और कि कुछ रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि 2024 के चुनाव से पहले आरबीआई ने बड़े स्तर पर डॉलर बेच करके रुपये को संभालने का प्रयास किया था। मतलब कि असली गिरावट को कुछ समय के लिए रोक दिया गया था, और वो गिरावट आज कुछ सालों बाद हमारे सामने प्रस्तुत हो चुकी है। अब दबाव इतना बढ़ गया कि रुपया तेज़ी से नीचे फिसलने स्टार्ट हो चुका है। कई बार ना सरकारी संकट को रोकती नहीं, सिर्फ आगे धकेल देती है मुसीबत को। जो होगा देखा जाएगा बाद में, अभी इस कंडीशंस को संभालो। चलिए, अब आते हैं उस चीज़ पर जो हर भारतीय की जिससे ज़िंदगी चलती है। यहाँ बात करते हैं थोड़ा सा क्रूड ऑयल के बारे में, कच्चे तेल के बारे में। यह क्रूड ऑयल इस समय लगभग $106 प्रति बैरल के आसपास पहुंच चुका है। और भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। मतलब कि तेल महंगा, पूरा देश महंगा हो जाता है। अब सोचिए असर किस पे पड़ेगा? ट्रक महंगे चलेंगे, भाई पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ चुके हैं, आपको अच्छे से मालूम होगा। अब इससे क्या होगा? ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया, बसें महंगी, खेती महंगी, फैक्ट्री महंगी, बिजली महंगी, सब्जी महंगी, दूध महंगी। और यही वजह है कि होल सेल्स इन्फ्लेशन तेज़ी से ऊपर जा रही है। और कुछ ही समय में थोक महंगाई करीब 3.8% से बढ़ करके 8% के ऊपर तक पहुंचने की चर्चा भी होने लगी है। महंगाई इतनी बढ़ने वाली है। और याद रखिए दोस्तों कि जब डीज़ल महंगा होता है ना, तो सिर्फ गाड़ी नहीं चलती है महंगाई के रूप में, पूरी अर्थव्यवस्था घुटनों पर आने लगती है। चलिए, अब थोड़ा सा बात करते हैं थोड़े से उस मुद्दे की जिस संकट का नाम है फर्टिलाइज़र संकट। जी हाँ, हम लोग अपना उर्वरक, अपना फर्टिलाइज़र, अपने यूरिया हम लोग मैक्सिमम अपने देश मंगवाते हैं बाहर के देशों से। मतलब कि भारत दुनिया के सबसे बड़े उर्वरक उपभोक्ताओं में से एक है, लेकिन बड़ी मात्रा में यूरिया, डीएपी, पोटाश बाहर से आता है। सोचिए अब समस्या क्या है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ काफ़ी हद तक बाधित हो चुका है, फर्टिलाइज़र हम तक प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं पा रहा है। मतलब क्या होगा? हमको ख़रीदना है, हमारे पास डॉलर कम है, हमको उसमें पेमेंट करनी है, हम किसी डॉलर परचेज़ करेंगे, रुपया देंगे, तो सब कुछ मतलब क्या होगा कि वो आइटम महंगे दाम में यहाँ पे पहुँचने वाला है। और उर्वरक, डॉलर महंगा मतलब कि सप्लाई संकट, युद्ध का असर, शिपिंग महंगी, यानी कि खाद महंगा और कम उपलब्ध होगा। जितनी हमारी डिमांड है उतना हमको अब खाद नहीं मिल पा रहा है। अगर खाद उतना नहीं मिल पाएगा तो किसान खेती कैसे करेगा? अगर किसान खेती नहीं कर पाएगा गेहूं की, चावल की, धान की, सब्जी की या फिर फलों की, तो हम खाएंगे क्या? सोचिए एक बार। कब तक पानी पी लेंगे? कब तक हम लोग दिल्ली के अंदर बैठ करके शुद्ध हवा खा लेंगे? ये थी विश्व गुरु की असली तस्वीर। हल्का सा संकट आया नहीं। उधर जंग को 70 डेज़ हो चुके हैं, 70 डेज़ हुए नहीं। बाकी देशों की सरकार अपने अपने देशों को तरीके से संभाल रही, जनता को सपोर्ट कर रही है, बट हमारी सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। कारपूल करो, तेल कम खाओ, तेल कम जलाओ, वगैरह 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 वगैरह। अभी तो शुरुआत है महंगाई की। जी हाँ, संकट बहुत बड़ा हो सकता है। बाकी इस संकट से हम सीखेंगे भी नहीं सीखेंगे वो चलेगा पता आने वाले समय में। बट कोविड के संकट से हमने ज़्यादा कुछ खास नहीं सीखा है। किसानों के पास जो उनकी जो भूमि होती है, जो मतलब खेत होता है, खेतों की जो मिट्टी होती है वो इतनी अधिक उपजाऊ रही नहीं है। अपनी मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है, खाद की आवश्यकता पड़ती है। अगर किसान को सही समय पर खाद नहीं मिली तो फसल काफ़ी कमज़ोर होगी, मतलब कि पैदावार उसकी घटेगी, लागत उसकी बढ़ेगी और बाज़ार में अनाज महंगा होगा। और सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट, वो पड़ेगा गेहूं पर, धान पर, मक्के पर, गन्ना पर, दाल पर, सब्जियों पर, और फिर असर पहुंचेगा दूध पर, अंडे पर, चिकन पर, मांस पर, क्योंकि पशुओं का चारा भी खेती से आता है। तो इस खाद का संकट खेत में शुरू होता है लेकिन ख़त्म हमारी आपकी रसोई में होता है।
दोस्तों सबसे ज़्यादा संकट किस पर आने वाला है सोचिए। उद्योगपतियों के ऊपर बिल्कुल नहीं, नेताओं के ऊपर बिल्कुल नहीं। सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा छोटे किसानों के ऊपर, मज़दूरों पर, नौकरी खोज रहे युवाओं पर और उस मध्यम वर्ग पर जो EMI और महंगाई के बीच में आज फंसा हुआ है। जो किसान कैश फ्लो पर खेती करता है, बट्टे पर खेती करता है, वो पहले से महंगे बीज, डीजल और डीजल से परेशान है, बिजली के बिल से परेशान है। और अगर खाद भी महंगी या कम हो गई तो बहुत लोग खेती छोड़ने की स्थिति में पहुंच सकते हैं। और जो किसान खेती छोड़ने की स्थिति में पहुंच चुका है, MSP की मार उसके ऊपर अलग से चल रही है। सोचिए और याद रखिएगा कि जब खेती कमज़ोर होती है किसी भी देश की, जब खेती कमज़ोर होती है तो गरीब की थाली भी कमज़ोर हो जाती है। पहले थाली में 4 रोटी करता है एक गरीब इंसान, फिर 2 करता है, फिर 1 करता है, कुछ टाइम बाद रोटी गायब हो जाती है, सब्जी गायब हो जाती है। अब सरकार के सामने वर्तमान समय में 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि महंगाई का पूरा बोझ जनता के ऊपर डाल दे, भैया तुम संभालो, जैसे बोला गया, अभी अपील की गई है PM मोदी जी के द्वारा, यानी कि पेट्रोल महंगा, गैस महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा, सहयोग करो हमारा। कहा है ना सरकार ने, कोविड के दौर की तरह भी अब इस बार दोबारा सरकार का सहयोग करो। और जो हमारी देश की जनता है काफ़ी दयालु है, जनता पूरा दिल से इस सरकार का सपोर्ट करेगी। जी हाँ, महंगाई के रूप में सपोर्ट करेगी, बेरोजगारी के रूप में सपोर्ट करेगी, पेपर लीक में चुप्पी साध के सपोर्ट करेगी, ठीक है। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है उसमें सपोर्ट करेगी जनता, आपका टेंशन मत लो, हर चीज़ में आपका सपोर्ट होगा। लेकिन आप क्या करोगे सोचो ना एक बार, जब आपकी बल्ले बल्ले होती है, आपको मुनाफा होता है, तो आप चुप्पी क्यों साध लेते हो? सोचिए, क्या सच में हमारी सरकार का हाथ बहुत टाइट है? अगर हाथ बहुत टाइट है तो अभी जो PM मोदी जी ने विदेश की यात्रा करी है 5 डेज़ की, तो वो वर्चुअल भी तो हो सकती थी, डिजिटल भी तो आप लोग वो कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, मीटिंग कर सकते थे, क्यों इतना पैसा खर्च किया? सोचिए। अब सवाल ना, एक बहुत बड़ा सवाल मेरे कमेंट में आया था एक वीडियो में, जिसमें पूछा गया था कि जब कई साल तक दुनिया में क्रूड ऑयल सस्ता था तो आम जनता को सस्ता ऑयल क्यों नहीं प्रोवाइड किया गया? वो कमेंट काफ़ी प्यारा था दोस्तों। एक्चुअली क्या था, तब जनता को राहत नहीं दी गई थी। उस समय सरकार ने एक्साइज ड्यूटी और टैक्स के जरिए डीजल पेट्रोल से लाखों करोड़ रुपए कमाए थे। अनुमान ये लगाया जाता है कि पिछले करीब 12 साल में सरकार ने पेट्रोल डीजल से लगभग 43 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। और 43 लाख करोड़ रुपए जो कि छोटा अमाउंट नहीं है। हाँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है अरे छोटा सा अमाउंट है। अगर आप इस कैटेगरी के इंसान हैं तो आप बहुत धन्य हैं, आप बहुत धन्ना सेठ हो, अडानी अंबानी की लाइन में आप ही खड़े हो, टेंशन मत लो। लेकिन दोस्तों अब जब तेल महंगा हो गया है तो जनता से ये कहा जा रहा है कि त्याग करिए, त्याग कीजिए, तेल बचाइए। दोस्तों अर्थव्यवस्था सिर्फ GDP के नंबरों से नहीं चलती है, अर्थव्यवस्था चलती है लोगों की नौकरी से, किसानों की फसल से, घर के राशन से और आम आदमी की जेब से। आज बाज़ार का गिरना सिर्फ शेयर मार्केट की खबर नहीं है, ये आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। हो सकता है हालात संभल जाएं, बी पॉजिटिव, अच्छा सोचते हैं। लेकिन जो अभी वर्तमान में सिनेरियो दिख रहा है हमारे साथ, वो एक बहुत बड़े संकट की तरफ ही संकेत कर रहा है कि एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है पक्का। लेकिन अभी जो संकेत दिखाई दे रहे हैं वो चिंता बढ़ाने वाली बात ज़रूर है, तो इसलिए आप भी थोड़ा समझ जाइए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब सत्ता प्रचार में व्यस्त हो और जनता खर्च गिनने लगे तो समझ जाइए कि अर्थव्यवस्था दबाव में है। और कमेंट करके आप मुझको ज़रूर बताइएगा, क्या आपको लगता है कि आने वाले महीनों में महंगाई और बढ़ेगी या फिर हमारे विश्व गुरु के बाबूजी सब संभाल लेंगे? अपनी राय आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता है जल्द नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।